ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहली प्रवृत्ति क्या है? देशभक्ति। देशभक्ति। जब भी हम किसी काल के साहित्य को पढ़ेंगे ना, हम उस समय के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हम इसका कालखंड देखते हैं 1900 से 1918 ईस्वी, ये मान करके चलते हैं ना, 1900 से 1918 ईस्वी, और कई बार होता है कि 1920 ईस्वी तक भी कह दिया जाता है। अब यह जो कालखंड था, अब अगर इसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास को उस समय के इतिहास से, देश की परिस्थितियों से जोड़ करके देखें, तो हम यह देखते हैं कि यह वह समय था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले तो एक विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है, माहौल तैयार होता है, और फिर फुल फ्लेज्ड वॉर या जो विश्व युद्ध होता है 1914 से शुरू हो जाता है, जो कि 1918 तक आपका चलता है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो यह वह समय था जब सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि कांग्रेस, जो कि मध्य वर्गीय पढ़े लिखे लोगों की पार्टी समझी जाती थी, इसमें सीधे सीधे आम जनता प्रवेश करती है। और आम जनता का जो प्रवेश होता है उसके सबसे बड़े माध्यम बनते हैं महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफलतापूर्वक अपना सत्याग्रह, अहिंसक आंदोलन चलाने के बाद भारत लौटते हैं, और भारत में आकर के सबसे पहले तो देश की परिस्थिति को समझते हैं, देश का भ्रमण करते हैं, देश को देखते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं, और ये समझ जाते हैं कि बिना जनता को इस लड़ाई में शामिल किए बिना आज़ादी का आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है जी? अभी तक कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि सबसे पहला जन आंदोलन तो आपका, जो बड़ा जन आंदोलन आप कहेंगे, वो असहयोग आंदोलन शुरू होता है ना, 1920-21 में होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले गांधी जी सक्रिय हो गए थे ना राजनीति में, किसानों के आंदोलन चल रहे थे, बारडोली सत्याग्रह हुआ था, चंपारण में हुआ था किसानों का आंदोलन, हुआ था कि नहीं हुआ था? ये सब हो रहा था ना। वो 3 कठिया सिस्टम जो होता है गुजरात में, बारडोली में, उसके खिलाफ विरोध किया गया था। नीले किसानों पर जो अत्याचार होता था उसके खिलाफ भी किसानों ने आंदोलन किया था। तो एक तरह से हम ये देखते हैं कि एक जो जनता की जो परेशानियां थी वो भी आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन गई थी। एक तो हो गया सबसे बड़ी परेशानी कि देश गुलाम है, सबसे बड़ी परेशानी हुई ना, और उसके बाद भी छोटी छोटी परेशानी नहीं होती है ना। तो मजदूरों की भी परेशानी थी, किसानों की भी समस्या थी, स्त्रियों की भी समस्या थी, और धीरे धीरे करके ऐसा हो रहा था ना कि सारी धाराएं आकर के आज़ादी के आंदोलन से जुड़ती चली जा रही, सीधे जनता आंदोलन से जुड़ रही थी। और इससे आंदोलन कमजोर हो रहा था कि मजबूत हो रहा था? मजबूत हो रहा था, ठीक है। और इस समय जो कविताएं लिखी गई उसमें सबसे प्रमुख स्वर अगर हम देखें द्विवेदी युग की कविताओं में तो देशभक्ति का स्वर है, ठीक है, देशभक्ति का स्वर है। और अगर हम उसके स्वरूप को समझें कि भाई ये देशभक्ति कैसी देशभक्ति, तो क्या पहले जो चली आ रही थी देशभक्ति का स्वरूप वैसा ही था? वैसा स्वरूप नहीं था। देखिए, कोई भी हम कालखंड आपको पढ़ाएंगे ना, तो हम उसके साथ तो पहले का भी आपको जोड़ करके ही पढ़ाएंगे, तुलना करके पढ़ाएंगे। तो भारतेंदु युग में जो हमने पढ़ा, भारतेंदु युग में हमने देखा ना, वहां पर क्या था? राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों का समन्वय था, ठीक है ना, क्योंकि वो संक्रमण का काल था। और राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का समन्वय हम देखते हैं ना कि वो पूरी अम्मी की कटोरिया से चिरजीवो रहो विक्टोरिया रानी, विक्टोरिया मेमोरियल उसी का प्रतीक है ना जो बना था, ठीक है। और हम ब्रिटिश सरकार की प्रिय प्रजा हैं, और प्रिय प्रजा का ख्याल ब्रिटेन रखेगा, महारानी रखेंगी, हालांकि नॉमिनल हेड थी, फिर भी वो तो प्रतीक थी ना। यह तो धारणा टूट गई, भरोसा टूट गया, विश्वास टूट गया। टूटा कि नहीं टूटा बताइए? तो अब हम ये जो देखते हैं
कि जो द्विवेदी युग की देशभक्ति की भावना जो कविताओं में अभिव्यक्त होती है वो भारतेंदु की जैसी नहीं है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर कोई संक्रमण की स्थिति नहीं है कि पुराना भी चला आ रहा है और नया भी रहेगा। अब तो है देशभक्ति का मतलब देशभक्ति, इसमें राजभक्ति का, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का कहीं कोई लेश मात्र भी नहीं था। सबसे पहले तो विशेषता ये हो गई ना, बात समझ रहे? सबसे पहली तो विशेषता ये हो गई ना कि जो राजभक्ति का थोड़ा बहुत भी पुट या थोड़ी बहुत भी चीजें चली आ रही थी वो द्विवेदी युग में आपकी देशभक्ति में समाप्त होती है। एक चीज हो गई। दूसरी अगर ये जो देशभक्ति है इसको हम समझते हैं मैथिली शरण गुप्त की एक किताब से, भारत भारती, जिसे प्रतिबंधित भी किया गया था। और भारत भारती किताब के 3 खंड हैं उस कविता संग्रह, कविता की जो किताब है, ठीक है ना। और उसमें अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और भविष्य खंड है। और एक पंक्ति में उन्होंने तीनों के तीनों खंड को समेट लिया है। कैसे? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी। ये देशभक्ति, ये राष्ट्रभक्ति, क्या कि हमारा जो अतीत था वो गौरवशाली है। हम कौन थे, हमारा अतीत कितना गौरवशाली था, हम उसे भी समझेंगे। एक दृष्टि अतीत की ओर भी ना, और दूसरी क्या हो गए, वर्तमान सुखद नहीं है, सुखद है नहीं। क्यों? क्योंकि अतीत इतना उज्जवल था लेकिन वर्तमान हमारा दुखद है, गुलामी में हम हैं, हर तरह से हमारा पतन हुआ है, हर तरह से पतन हुआ है ना। और ये सारा पतन 100 वर्षों की अवधि में ही हो गया, 100 वर्षों की अवधि में ही हो गया ना, कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जीडीपी जिस देश का होता था, और उसके बाद के 100 वर्षों में अंग्रेजी शासन, जो मतलब अंग्रेजी शासन उस रूप में तो नहीं शुरू हुआ था, कंपनी शासन की शुरुआत हुई थी पलासी और बक्सर के बाद, जो मैंने इतिहास की बातें आपको बताई भी है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही हुआ ना कि सिर्फ बदहाली, बड़े भयंकर अकाल, लाखों लोगों की मृत्यु, भूखमरी। और हमारे जो विकसित उद्योग धंधे, ठीक है, आधुनिक रूप में, आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योग धंधे नहीं थे, लेकिन यह तो था ना कि हमारा कपड़ा उद्योग, बुनकर उद्योग बहुत विकसित था, बहुत डिमांड थी इसकी। वो सब तो खत्म हो गया ना। जितने घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग, जितने अपने हमारे देश में उद्योग धंधे जो कुछ भी पनपे हुए थे, विकसित हुए थे, वो सब समाप्त हो गया। तो क्या हो गए, यही है कि पहले क्या थे और अब हम हो क्या गए हैं। और आगे कहते हैं कि क्या होंगे अभी, ये भी तो है कि भविष्य भी अगर वर्तमान ही अच्छा नहीं है तो भविष्य के लिए उम्मीद कर सकते हैं। कहते हैं ना, मॉर्निंग शोज द डे, सुबह जैसी होती है लगता है कि अच्छा दिन भी ऐसा ही होगा। ये तो आपकी है मुहावरा है ना, मॉर्निंग शोज द डे। तो जो है अभी उसी पर ना होगा कि आगे क्या होगा। तो कहते हैं कि अभी अच्छा नहीं है तो अब आगे क्या होगा, क्या होंगे अभी। और फिर अगली पंक्ति ये है कि आओ विचारे मिलकर ये समस्याएं सभी, कि हमें इन तीनों पर विचार करना है। अतीत का गौरव उसे भी हमें याद रखना है, क्योंकि वो हमारे भीतर आत्मसम्मान भरेगा, वो हमारे भीतर आत्मविश्वास भरेगा। क्योंकि गुलामी सबसे पहले तो हमारा आत्मविश्वास खत्म कर दिया ना गुलामी ने। क्या किया गुलामी ने? उसने हमारे आत्मविश्वास को, गर्व को, अपने भरोसे को, खुद पर भरोसे को खत्म कर दिया। गुलामी सबसे बड़ा नुकसान यही करती है, हमारे भीतर के स्वाभिमान को, सम्मान को समाप्त करके रख देती है। वो हुई ना अंग्रेजी शासन में। इसलिए कहते हैं कि नहीं, अतीत को स्मरण करना है, अतीत के प्रति गौरव भाव रखना है। और क्या है अभी, इस पर भी विचार करना है। क्या हो गए हैं हम, हमारी वर्तमान दुर्दशा है, हमें अपने वर्तमान दुर्दशा के कारणों पर भी सोचना है। हमें देखना है कि कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारी ये दुर्दशा हुई है, जिसको कहते हैं ना आत्ममंथन करना, आत्मविश्लेषण करना, स्वमूल्यांकन करना, सेल्फ एनालाइज करना, अपनी समस्याओं के कारण को अपने भीतर खोजना, ना कि दूसरे पर दोष लगा देना केवल, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी भी कमजोरियां थी ना।
हमारे भीतर फूट था, हमारे भीतर कलह था, हमारे भीतर बैर था, हमारे भीतर आलस्य था। अगर भारत दुर्दशा पढ़ा है, भारत दुर्दशा नाटक, भारत दुर्दशा के कारणों को उसमें बताया गया प्रतीकात्मक तरीके से। और भारत दुर्दशा में जो भारत दुर्दशा है वो कहता है कि ये मेरी सेना है और मैं दुर्दशा करूंगा इस देश के। और उस सेना में कौन कौन से हैं? फूट, बैर, आपस के झगड़े, आलस्य, अंधविश्वास, समझ रहे हैं, पाखंड, ये तमाम कारण बताए हैं। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इस देश की दुर्गति है। तो इस पर विचार करना है ना कि ऐसी हालत क्यों हो गई कि एक छोटा सा टापू, एक छोटा सा देश आकर के इतने बड़े देश को गुलाम बना लिया। कारण तो खोजना पड़ेगा ना, हाँ? कारण तो खोजना पड़ेगा कि नहीं खोजना पड़ेगा? वो भी उस समय जबकि हम ज़्यादा मजबूत स्थिति में थे, उनसे ज़्यादा मजबूत थे, तब क्या होगा? तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ की देशभक्ति में ये है कि हमें यह भी विचार करना है और क्या होंगे अभी भविष्य पर भी सोचना है कि अगर अपनी दुर्दशा ऐसे करके रखेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियों का क्या होगा? क्या हम गुलाम हैं और हमारी भावी पीढ़ी भी गुलामी रहेगी? क्या हम दास हैं और हमारी भावी पीढ़ी भी दासी रहेगी? ये भी तो सोचना था ना। क्या हम दुर्दशा में जिएंगे और हम अपनी भावी पीढ़ी को भी यही दुर्दशा वाली जिंदगी सौंप करके जाएंगे? यह भी सोचना था। इस देश का होगा क्या? तो इस समय की देशभक्ति में ये तमाम चीजें हैं। ये बात समझ में आई? तीसरी और क्या चीज है देशभक्ति में? अखिल राष्ट्रीय स्वरूप। अखिल राष्ट्रीय स्वरूप समझते हैं क्या है? ऐसा नहीं है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ अंग्रेजों के समय में कि पूरा का पूरा इतना बड़ा देश, और उसमें सिर्फ आज का भारत नहीं, उस समय के अभी जो पाकिस्तान है वो भी, ठीक है, इसके बाद आपका अफगानिस्तान तक का एरिया, उस रूप में वो गुलाम नहीं था अंग्रेजी शासन में, लेकिन आप सोचते हैं कि वो भी तो था ना हमारे ही हिस्सा कभी। हमारे आप जो बोलते गांधारी 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 कहाँ की थी जी? कंधार की थी ना। और कंधार कहाँ है बताइए? हाईजैक होके प्लेन गया था ना कंधार में, वही तो कंधार है, वही की तो थी आपकी महाभारत की गांधारी, हाँ कि नहीं? बताइए। तक्षशिला कहाँ था बताइए? फिर तो कहने का ये मतलब है कि यह जो कल्पना की गई पैन इंडिया, एक पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कि नहीं ये हमारा राष्ट्र है और हम सब इस देश के निवासी हैं, ये भावना पहले भी थी लेकिन उस रूप में नहीं थी। हमारे देश को कभी भी किसी राजनीतिक ताकत ने जोड़ा नहीं था, इस रूप में नहीं जोड़ा था। औरंगजेब ने बहुत कोशिश की थी, 30 साल तक साउथ में जाकर के देखा है छावा, मैंने तो देखा नहीं, ये सुना है कि है उसमें कुछ बताया गया, छावा छावा पता नहीं, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है। लेकिन वहाँ पर जो औरंगजेब वर्षों वर्ष तक उसने छावनी बना करके रखी, यही ना मकसद था कि मैं उसे भी अपने कब्जे में कर लूं, लेकिन नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था। क्या बता रही है? इसे कुछ पता है सीक्रेट बात? नहीं, अरे कुछ सीक्रेट बात रहे तो मुझे कान में आके फुसफुसा कर बता दिया करो, समझ गए ना? मुझे भी लालच होता है ना कि क्या बात हो रही मैं भी सुनूं। आप लोग अपना बतिया लेते हैं, मुझे भूल जाते हैं, हाँ? अरे बूढ़े आदमी को इस तरह से नहीं करना चाहिए, समझ गए ना? बूढ़ा आदमी भी तो चाहता है ना कि मजेदार बात सुने, और आप लोग हमको ऐसे कर देते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, ये भी चीज थी ना, थी कि नहीं थी बताइए? है ना? ये पूरा का पूरा देश, ये पूरा का पूरा एक प्रशासन में आ गया, और फिर एक भावना आई कि नहीं, गुलामी जोड़ देती है ना, दुख जोड़ देता है ना, मैं भी गुलाम तू भी गुलाम, आओ मिल जाते हैं, पता है कि नहीं? सुख बांट देता है और दुख जोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं ना कि युद्ध आता है ना तो युद्ध एकता ले आता है, ऑटोमेटिक लेकर के आता है, समझ गए ना? बाई प्रोडक्ट है युद्ध का एकता देश की, क्योंकि इस समय आपसे भेदभाव लोग भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते, तो वो भी तो युद्ध की स्थिति थी कि नहीं थी? युद्ध की स्थिति थी कि नहीं? गुलामी की स्थिति युद्ध की ही ना स्थिति थी। वो लड़ाई ठीक है, आप तलवार से और बंदूक से लोग नहीं लड़ रहे थे, हालांकि हमारे तो एक धड़ाओ जो जिनको आप आतंकवादी कहो, क्रांतिकारी, उस समय जो क्रांतिकारी हमारे थे
उन लोगों ने तो वो साधन भी अपनाया, लेकिन कोई भी साधन अपना करके लोग चले। एक भावना तो थी ना देश की, थी ना, यह भी एक खासियत थी। क्योंकि हिंदी साहित्य में अगर हम देशभक्ति को देखें तो इसके पहले जो भी भावना व्यक्त हुई है देशभक्ति की, उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता थी, और उसमें रचनाकार का कोई दोष नहीं था। यह थी कि उस समय देसी शासक हुआ करते थे और उनके संरक्षण में जो होते थे लेखक, जैसे कि भूषण, ठीक है, विद्यापति ने भी लिखा है ना, ऐसा थोड़ी है नहीं लिखा है, विद्यापति ने भी लिखा है, कीर्तिलता लिखा, कीर्ति पताका लिखा, पद्माकर ने लिखा, देव ने लिखा, कितने सारे जो आश्रय दाताओं के संरक्षण में रहते थे, उनके लिए तो राष्ट्र का मतलब वही था ना, राष्ट्रभक्ति का मतलब वही थी ना, कि नहीं थी? अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करना ही तो उनकी देशभक्ति थी, या उनका जो एरिया है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद वो चीज़ बदल जाती है, और पहली बार ये चीज़ होता है कि पैन इंडिया, और ये हमारा देश है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के पूरे हम एक हैं। ये भावना आई और इस भावना की अभिव्यक्ति हुई, और इसे जोड़ने में कुछ चीज़ों का बहुत योगदान है। किसका? जो मैंने पहले आपको बताया है, रेलवे का, पत्र पत्रिकाओं का, हिंदी भाषा का, कांग्रेस का, क्योंकि उसके अधिवेशन होते थे ना कहीं भी, लाहौर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक, कहीं भी, ठीक है, कलकत्ता से लेकर आपका इधर पंजाब तक, कहीं भी, लाहौर तक, कहीं भी होते थे। और लोग रेलवे से इधर से उधर आते जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, और सबकी एक ही सामान्य समस्या थी ना, एक ही दर्द था ना जी, तुम भी गुलाम हम भी गुलाम, तुम भी कष्ट में हम भी कष्ट। तो जोड़ क्या इस चीज से, ये है इसकी अभी भावना देशभक्ति की, ये भी एक विशेषता हुई कि नहीं हुई, बताइए, हुई ना। और तीसरी और क्या चीज, किताब में खोजेंगे नहीं मिलेगा, एक जगह तो नहीं है, नगेंद्र में खोजेंगे नहीं मिलेगा, है नहीं है, इतना नहीं है, ठीक है ना, शुक्ल जी में भी नहीं है, कई किताबों में अलग अलग सब। अब देखिए यहाँ पर और क्या है देशभक्ति में, बताइए। एक चीज ये होती है ना कि अगर देश से प्रेम करते हैं तो देश प्रेम का मतलब होता क्या है, बताइए। देश कोई ऐसा कोई भौतिक शरीर तो नहीं है ना, कोई व्यक्ति तो है नहीं कि प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं, फूल ले जा करके दे रहे हैं, गिफ्ट ले जा करके दे रहे हैं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसे तो नहीं होता है ना। देश से प्रेम करने का मतलब होता है कि इस देश की मिट्टी से भी प्रेम करना, इस देश के परिवेश से प्रेम करना, इस देश के लोगों से प्रेम करना, इस देश की संस्कृति से प्रेम करना, इस देश की भाषा से प्रेम करना, इस देश की वनस्पति से प्रेम करना, इस देश के जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत पहाड़, सबसे प्रेम करना, झीलों से प्रेम करना, तालाब से प्रेम करना, नदियों से प्रेम करना, सब से प्रेम करना, ये होता यानी प्रकृति से जुड़ करके प्रेम। यह भी देशभक्ति का एक प्रमुख देशभक्ति की अभिव्यक्ति का तरीका था द्विवेदी की कविताओं में भी, जो कि भारतेंदु युद्ध में भी था, नहीं था जी। इसीलिए राष्ट्रकवि गुप्त की हमेशा ये पंक्तियां पढ़ी जाती है, नीलांबर परिधान हरित पट्ट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है ना। अभी है कल्पना उन्होंने की ना कि नीला अंबर परिधान, ये जो नीला आसमान है, अंबर है, वही तो परिधान है, वस्त्र है, हरित पट्ट पर सुंदर है, हरा जो वस्त्र है नीचे का, और ऊपर नीला अंबर जो है, नीला परिधान है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, और सूर्य और चंद्र क्या है, इसके दोनों मुकुट हैं। और मेखला, मेखला क्या होती है, मेखला अरे कमर के में पहनने वाला जो होता था ना, कमर धनी, कर धनी, वही तो होती थी मेखला। मेखला हाँ कहा नहीं, मेखला नहीं, मेखला, मेखला रत्नाकर है। रत्नाकर किसको बोलते हैं, रत्नाकर रत्नों का घर कौन है, रत्नों का आगे के समुद्र, क्योंकि समुद्र में रत्न होते हैं ना, तरह तरह के रत्न होते हैं। और अगर भारत का नक्शा देखिए तो ऐसा लगता है ना, वो कमर और कमर के नीचे का पूरा पानी है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है, नदियां प्रेम प्रवाह। और नदियां क्या है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, याद करके रखिए। क्या आपके हिस्से की सारी कविता मैं ही याद कर लूं? आप सुनाती हो तो कितना प्रेम से सुनते हैं, मैं कितना अच्छा कविता सुना रही है। अरे मुझे
कितना बढ़िया लिखा उत्तर, दो इसे 10 में 11 दे देगा, फिर उसे दिमाग में अच्छा ज़्यादा हो गया है थोड़ा 9.5 कर देगा, 9 कर देगा। मजबूर करना पड़ता है। आजकल कोई चेक उत्तर पढ़ना नहीं चाहता है, बता दें आपको हम। मैं नहीं कह रही हूँ, यूपीएससी की जो कॉपी चेक करते हैं ना, उन लोगों ने कहा है, विकास देवी कीर्ति ने कहा, देखिएगा उनका मिल जाएगा। पढ़ना नहीं चाहता है लोग, मजबूर करना पड़ता है, मेरे उत्तर को पढ़ो, सीरियसली लो मेरे उत्तर को और नंबर बिठाओ और मुझे एक मिल जाए, मैं भी आईएएस में सेलेक्ट हो जाऊं। बात कैसे करेंगे? ऐसे ना, लिटरेचर में जब भी लिखेंगे कविता की पंक्तियां लिखिए, कोटेशंस लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, समझ गए ना? साइंस में ये सिर्फ नहीं होता है डायग्राम बना करके लिखना, पॉइंट वाइज लिखना, फैक्चुअल लिखना। कहानी बनाने से लिटरेचर में भी नंबर नहीं मिलता उन परीक्षाओं में। फैक्चुअल लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, नई बात लिखिए और हर पंक्ति में तथ्य होना चाहिए, तब कहते हैं कि उत्तर अच्छा बना। और फ्लो होना चाहिए, फ्लो। फ्लो समझते हैं? गद्य में भी फ्लो होता है। पढ़े तो लगे नहीं कि कहीं रुक रहा है, बोलने से कहीं लगता है कि रुक रहा है, अटक अटक के बोलने से अच्छा लगता है सुनने में। मैं बोलती हूँ, प्रभा में बोल रही हूँ ना, अटक अटक के बोल रहे हैं, और अटक अटक के बोलेंगे तो आप भी क्या करेंगे? भटक भटक के सुनेंगे, आधा सोएंगे आधा जागेंगे। और प्रभा में बोलूँ तो बांध के रखेंगे, बंद के रहते हैं ना, बात समझ रहे? तो प्रभाव होती है। ये लिखने का तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? क्या पढ़ना है ये तो बताऊंगी, कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगी, इसलिए कैसे पढ़ना है उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए जो बता रहे थे, नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है, फूल और तारों से श्रृंगार है ना। और बंदी जन खगवृंद, बंदी जन खगवृंद शेष पल सिंहासन है, शेष फण सिंहासन है। और बंदी जन खगवृंद, बंदी जन का मतलब यहाँ पर क्या है बताइए? बंदी जन कौन होता है? अरे वो मत कल्पना करिए कि वो वीडियो में जकड़ा हुआ कोई आदमी खड़ा है। बंदी जन का यहाँ पर मतलब होता है जो कि चारण होते हैं, जो घाट होते हैं। दरबारों में हुआ करते थे ना चारण घाट, नहीं होते थे? राजा का गुणगान करते थे, राजा के गुणगान में कविताएं लिखते थे ना। आप तो पृथ्वीराज रासो से लेकर के अब तक नहीं लिखा है जी, कविताएं लिखी ना राजा की प्रशंसा में, तो देश की प्रशंसा में लिखना है, यहाँ किसी व्यक्ति की प्रशंसा में नहीं लिखना है। देश की प्रशंसा होनी चाहिए कि व्यक्ति की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन बात कुछ और हो जाती है, हम लोग किसी एक व्यक्ति को ये देश मान लेते हैं। नहीं, जैसे आपातकाल आया तो कहा जाने लगा, किसी ने कहा इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। बहुत आलोचना हुई थी कि इंडिया जो है वो इंदिरा है, इंदिरा जो है इंडिया है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा। और अभी भी समय नहीं बदला है, लगभग वही स्थिति है जब हम किसी एक व्यक्ति को पूरा का पूरा देश मान लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है? भारत क्या है? भारत कोई एक व्यक्ति नहीं है। और अगर भारत एक व्यक्ति है ना, तो ये असंख्य व्यक्तियों का एक समूह है। और असंख्य व्यक्ति कौन है? यहाँ की प्रजा, यहाँ के निवासी, इसमें सब लोग शामिल हैं। अगर कोई भारत है तो हम और आप भारत हैं, सब लोग मिल करके भारत है। ये भारत की परिकल्पना होती है, ठीक है? तो बंदी जन खगवृंद कहते हैं, ये जो चिड़िया है ये बंदी जन यानी इस देश को गुणगान करते हैं। और शेष फण सिंहासन है, और इसका सिंहासन शेष फण, शेष फण समझते कहते हैं ना, वो शेषनाग जो है उनके मस्तक पर पृथ्वी है, हिलते हैं तो धरती हिलती है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये कहानी, ये जो मतलब कि कहते ना है, इस सबको कहानियों को कहानी के रूप में ही लेना है। लेकिन हाँ, ये मान्यता है, ऐसा साइंटिफिक चीज़ें नहीं है कि शेष नाग जो है शेष फण हिल रहा है तो वो भूकंप आ रहा है। बोलने के लिए तो सब बोलता भी नहीं, भूकंप आ रहा है तो बोल रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, ऐसा तब धरती डोल रही है। अभी तो कुछ प्रमाण तो मिला नहीं है कि धरती क्यों डोल रही है, या तो वास्तव में वो भौगोलिक परिघटना के रूप में वो भूकंप आ रहे हैं कि सच में कोई परीक्षण हो रहा है, ये तो नहीं पता। अफवाह भी बहुत सारी उड़ती है। लेकिन हम ये शेष फण वाली बात इसीलिए है कि ठीक है कि ये धरती जो है उस पर टिकी हुई है और ये उसका सिंहासन है, धरती का वो सिंहासन है। ये परिकल्पना है। और ये किसने लिखा था? ये द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि ने लिखा था, जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था। गांधी जी ने जिन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया, मैथिली शरण गुप्त, गुप्त जी, समझिए, गुप्त जी थे। और उन्होंने लिखा, क्या बात हो रही है, यो थी कैथरीन ने कुछ कहा,
कैथरीन, आप लोग क्या फिर परस्पर एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं? अब तो मुझे लगता है कि लोग दोनों सम्मान देते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सम्मान देते हैं। कोई खराबी पड़ी है नहीं, लेकिन हाँ मजेदार गप होगी तो भाई मैं तो सुनूंगी, मुझे सुनना ही है, ठीक है, बतानी पड़ेगी। सच थोड़ी बताएंगे इन लोग, नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया। और एक और चीज़ इसमें क्या है कि राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक और चीज़, एक ये है ना कि हम लोग जब भी इंडिया की बात करते हैं तो कहते हैं अनेकता में एकता, सामासिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, जिसको कहते हैं वो मेल्टिंग पॉट, मेल्टिंग पॉट मतलब सारी अलग अलग जातियों के लोग, मान्यताओं के लोग, संस्कृतियों के लोग आकर यहाँ पर उन्होंने आए ना जी, कहते हैं हम लोग शक आए, हून आए, कुशान आए, उसके बाद आपके तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, ब्रिटेन के ब्रिटिश लोग आए, पुर्तगाल के लोग आए, फ्रेंच के आए, डच आए, कितने लोग आए होता। और उनके साथ देखते ना हिंदी भाषा का स्वरूप भी तो ऐसे ही है ना, कितने कितने जगहों की शब्दावलियाँ इसमें है, नहीं है? रिक्शा पे चढ़ते हैं, क्या हिंदी का शब्द है? जापानी का शब्द है रिक्शा, चढ़ते हैं मजे से रिक्शा रिक्शा रिक्शा, कहाँ से आ गया? ऐसे ना जाने कितने सारे शब्द, कितनी सारी संस्कृतियाँ यहाँ पर आकर के मिली। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि उनके बीच के विरोध को नहीं दिखाना है। उस समय जो देशभक्ति की बात परिकल्पना हुई ना, उस समय तो यह था ना कि जोड़ना, और आज भी जरूरत है ना कि लोगों को जोड़ करके रखें, हम लोगों को जोड़ करके रखें, ठीक है। तो यहाँ पर वह भी भावना थी कि जितनी जातियों के लोग हैं सब राष्ट्रीयता के सवाल पर एक हो, अलग अलग संस्कृतियों के लोग साझी संस्कृति एक मिल करके हो जाए भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति में सबकी हिस्सेदारी, ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक है तो उसी की हिस्सेदारी या उसकी ज़्यादा और इसकी कम, ऐसे नहीं संस्कृति बनती है। संस्कृति वैसे नहीं बनती है, संस्कृति सबकी होती है, संस्कृति सबकी होती है और सबकी बराबर होती है, ठीक है ना। ऐसी कविताएं भी लिखी गई, जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख ईसाई कोटि कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई। ऐसी कविताएं लिखी गई। पुण्य भूमि है, स्वर्ग भूमि है, जन्म भूमि है देश यही, इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया में है जगह नहीं। और ये पंक्तियां आप देखेंगे आगे चल करके प्रसाद की कविता जो है अरुणिया मधुमेह देश हमारा, पढ़ेंगे ना, छायावाद भी तो मुझे ही पढ़ानी है ना, इसके बाद छायावाद भी तो पढ़ाएंगे द्विवेदी युग के बाद, उसमें भी तो ये विवेक होता है ना, अरुणिया मधुमेह देश हमारा। पढ़ा है ये कविता? नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा। चंद्रगुप्त नाटक वो भी नहीं पढ़ा है। प्रसाद का नाम सुना है? जयशंकर प्रसाद वो भी नहीं सुना है? सुने हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। अब ये मत कह दीजिएगा कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, तो भाई और कोई एक्टर वैक्टर खोज लेंगे, हाँ? कि उनके पिताजी थे जयशंकर प्रसाद, दादाजी थे जयशंकर प्रसाद, नहीं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद की जो कविता है अरुणिया मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस कविता को जरूर याद करिए, बहुत अच्छी कविता है, पूरी आपकी देश की संस्कृति को ही बता देती है एक छोटी सी कविता में। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुधर से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर नभ किए समझ नीड़ निज प्यारा, अरुणिया मधुमेह देश हमारा। समझे? ऐसी पंक्तियां हैं, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, अरुणिया मधुमेह देश हमारा। ये पंक्तियां हैं। अब इसमें पूरा देखिए, अनजान क्षितिज को सहारा मिलने का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी जो भी अलग अलग देशों के, संस्कृति के, सभ्यता के, भाषा के, सोच विचार के जितने लोग हैं सबको यहाँ पर सहारा मिला, इसने सबको स्वीकार किया। ये अर्थ है इसका, अरुणिया मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। समझ गए ना? और अंतिम पंक्ति, पूरी कविता तो नहीं समझाएंगे क्योंकि कविता समझाने के लिए मेरा मकसद नहीं है, जो यहाँ पर उद्देश्य है वो। और अंत की जो पंक्ति है, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, ये लहरें क्या है? ये लहरें यही अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं ना, जिनको किनारा कहाँ मिला?
यहाँ आकर के मिला, मिला कि नहीं मिला? शरण मिली, अपनाया गया, इस तरह से घुल मिल गए कि उसको अलग अलग करना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं हमारे देश में लोगों के फिजिकल फीचर्स कितने अलग अलग हैं, मिक्स हैं बहुत सारे। होता है कि नहीं होता है? देखिए फिजिकल फीचर्स ऐसे अलग अलग कैसे हो गए। भाषाओं में कितना है, अलग अलग भाषा परिवारों की, 4 अलग अलग भाषा परिवारों की भाषाएं पूरे देश में बोली जाती हैं। किसी देश में ऐसा नहीं है। यहाँ एक रूपता कैसे होगी, होगी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर एक ही वही चीज़ है कि हम सब की संस्कृति अगर मिलकर के एक साझी संस्कृति होती है और एक यह की संस्कृति में हम सबकी हिस्सेदारी है, हम सबका अपना अपना है इसमें योगदान, ठीक है, तब एक समस्या का समाधान निकल सकता है, तब एकता आ सकती है। लड़ने से तो एकता आएगी नहीं, आएगी नहीं आएगी। तो ये भावना है। और ये पूरा जो मैंने देशभक्ति पर बताया आपको, लंबा चौड़ा बता दिया, हालांकि 4 लाइन में ख़त्म करना था, लेकिन फिर लगा कि चलो भी टाइम है तो विस्तार से ही बताते हैं। स्लो होंगे, जब लगेगा कि भाई सिलेबस जल्दी स्पीड पकड़ के ख़त्म कर रहा है तो कर देंगे, लेकिन अभी विस्तार में ही समझिए चीज़ों को। दूसरी चीज़ है मानवतावादी विचारधारा। ठीक है, अब मानवतावादी विचारधारा क्या होती है? मानवतावाद है क्या आखिर? वाद होता क्या है? पहले तो इसको समझना पड़ेगा ना। मानवतावाद होता क्या है? मनुष्यता, मानवता। अच्छा, वाद समझते हैं क्या होता है? वाद, घंटी लगी, राहत मिल रही है, अच्छा लग रहा है, नहीं घंटी लग गई। अब चलिए, अरे बात बता दूं, फिर 5 मिनट और लंबा खिंच जाएगा, फिर कुछ लोग तो खुश होके पढ़ेंगे और कुछ